गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपने रे ऑप्टिक्स के 3 लेक्चर है वो अपने कंप्लीट हो गए, ठीक है। और 3 लेक्चर में अपन ने कल बात की थी, जो प्रीवियस अपना लेक्चर वीडियो था उसमें अपन ने डिस्कस किया था गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, उससे रिलेटेड अपन ने कुछ डेफिनेशंस को पढ़ा था। आज अपन नया टॉपिक ले रहे हैं। इस टॉपिक को आप देखिएगा, ये एक नया पॉइंट अपन और ले रहे हैं, चेन प्रीपार्टी। इसको अपन बोलते हैं बेटा साइन कन्वेंशन, चेन प्रीपार्टी। देखो, दर्पण से अपन को दूरियों का मापन करना है और दर्पण से दूरियों का मापन करने के लिए अपन यूज कर रहे हैं कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन या चेन प्रीपार्टी। चेन प्रीपार्टी में अपन पहले चीज आपको बता देता हूं कि गोलीय दर्पण में दूरियों का मापन, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस या दूरियों का मापन सदैव ध्रुवीय पोल से किया जाता है। पोल से किया जाता है। तो गोलीय दर्पण में अपने दूरियों का मापन करना होता है, तो स्फेरिकल मिरर में या गोलीय दर्पण में दूरियों का मापन किया जाता है, वो हमेशा किससे किया जाता है? पोल, ध्रुव से किया जाता है। अब दूरी का मापन करते समय अपन ध्रुव से चलना प्रारंभ करते हैं और उस बिंदु तक जाते हैं जिस बिंदु तक अपन को दूरी का क्या करना है? मापन। तो हमेशा दूरी का मापन किया जाता है, वो किससे किया जाता है? पोल, ध्रुव से किया जाता है। अब दूरी का जैसे अपन मापन करते हैं, तो अगला पॉइंट में इसमें आपको बता रहा हूं कि आपतित प्रकाश किरण की दिशा की दूरियां, जैसे अपन दूरी का मापन करते हैं और अगर अपने चलने की दिशा आपतित प्रकाश किरण की दिशा में होती है, तो आपतित प्रकाश किरण की दिशा की दूरियां सदैव पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। तो आपतित प्रकाश किरण की दिशा की जो दूरियां होती है वो सदैव कैसी होती है? पॉजिटिव। और आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा की दूरियां सदैव ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। तो गोलीय दर्पण में दूरी का मापन किया जाता है, वो ध्रुव से किया जाता है। दूरी का मापन करने के लिए अपन ध्रुव से चलना प्रारंभ करते हैं और उस बिंदु तक जाते हैं जिस बिंदु तक अपन को दूरी का मापन करना है। यदि अपने चलने की दिशा आपतित प्रकाश किरण की दिशा में होगी, तो आपतित प्रकाश किरण की दिशा की दूरियां सदैव कैसी होती है? पॉजिटिव, धनात्मक होती है। तथा आपतित प्रकाश किरण की दिशा के विपरीत दिशा की दूरियां होती है ना, वो सदैव कैसी होती है? ऋणात्मक। फॉर एग्जाम्पल देखना, यह एक अवतल गोलीय दर्पण जिसकी आंतरिक सतह है परावर्तक और ये वाले इसकी पॉलिश सतह है। यह एक अवतल गोलीय दर्पण है, ए, पी और बी। पी इसके पृष्ठ का मध्य बिंदु, जिसे अपन बोलते हैं पोल, ध्रुव कहा जाता है। यह अवतल गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग, उसका केंद्र इस अवतल गोलीय दर्पण का कौन सा केंद्र कहलाता है? वक्रता। ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली अक्ष इस गोलीय दर्पण की कौन सी अक्ष कहलाती है? मुख्य। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब कल अपन ने डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी होती है वो गोलीय दर्पण की कर्वेचर रेडियस, वक्रता त्रिज्या।
अब इसको अपन ये पढ़ रहे हैं कि मान लीजिए एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आकर इस दर्पण के इस बिंदु पर आपतित हो रही है। यहां से इस प्रकाश किरण का परावर्तन होगा और परावर्तन के पश्चात यह प्रकाश किरण किस फोकस से गुजरती है? मुख्य फोकस। तो यह आपतित किरण, यह कौन सी किरण? परावर्तित। इस ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी इस दर्पण की कहलाती है फोकस दूरी, और फोकस दूरी को मैंने लिखा किससे? F। अब कल अपन ने पढ़ा था कि अवतल गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? नेगेटिव, ऋणात्मक होती है। अब नेगेटिव क्यों होगी? क्योंकि आप P से चलोगे, क्योंकि मैंने कहा कि दूरी का मापन किया जाता है वो किससे? पोल, ध्रुव से किया जाता है। और फोकस दूरी का मापन करना है तो अपन को P से लेकर किस तक जाना होगा? F। तो P से F तक अगर अपन चल रहे हैं तो अपने चलने की डायरेक्शन आपतित प्रकाश किरण की दिशा में है कि विपरीत दिशा में? विपरीत। तो आपतित प्रकाश किरण की दिशा के विपरीत दिशा की दूरियां होती है वो सदैव कैसी होती है? नेगेटिव। जबकि आपतित प्रकाश किरण की दिशा की दूरियां होती है वो सदैव कैसी? पॉजिटिव। अब जैसे मैंने ये बताया था कि उत्तल गोलीय दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ये देखो, ये पॉलिश सतह है और बाहर वाले इसकी परावर्तक सतह है, और ये इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया पोल, और ये इसका वक्रता केंद्र। इधर से एक प्रकाश किरण आपतित हो रही है, दर्पण पर आपतित होगी तो दर्पण से इस प्रकाश किरण का क्या हो गया? परावर्तन। यह आपतित किरण, यह परावर्तित किरण। जैसे इस किरण को अपन पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यह जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी वो इसका कौन सा फोकस? मुख्य। तो इसकी फोकस दूरी का मापन करते हैं तो फोकस दूरी होती है ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी। तो आप P से चलोगे F तक जाओगे, अपने चलने की दिशा आपतित प्रकाश किरण की दिशा में कि विपरीत दिशा में? सेम डायरेक्शन में। और आपतित प्रकाश किरण की दिशा की जो दूरियां होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिव। और आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा की दूरियां होती है वो सदैव कैसी? नेगेटिव। और दूरी का मापन किया जाता है वो हमेशा किससे किया जाता है? ध्रुव से। अगला पॉइंट सुनना, मुख्य अक्ष के ऊर्ध्वाधर ऊपर की दूरियां सदैव पॉजिटिव, धनात्मक होती है, जबकि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर जितनी भी दूरियां होती है ना वो सारी की सारी होती है नेगेटिव। जैसे ये मुख्य अक्ष है तो इस मुख्य अक्ष के ऊर्ध्वाधर ऊपर की दूरियां सदैव होगी पॉजिटिव, और मुख्य अक्ष के ऊर्ध्वाधर नीचे की दूरियां सदैव कैसी होती है? नेगेटिव। तो मुख्य अक्ष के ऊर्ध्वाधर ऊपर की दूरियां पॉजिटिव होगी जबकि नीचे की दूरियां कैसी होगी? नेगेटिव। ठीक है। एक पॉइंट और याद रखना, दर्पण से बिंब की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। दर्पण से बिंब की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब मैंने दो तरीके के बता रखे, एक तो वास्तविक और एक प्रतिबिंब मैंने बता रखा है कैसा? आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब की जो दूरी होती है ना, ये वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी सदैव होती है नेगेटिव, जबकि आभासी प्रतिबिंब की दूरी होती है वो सदैव कैसी होती है? पॉजिटिव। क्योंकि आभासी प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के सामने। तो ये याद रखना कि दर्पण से बिंब की दूरी होती है वो सदैव नेगेटिव होती है, जबकि प्रतिबिंब की दूरी होती है वो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी होती है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के कहाँ बनता है? सामने, बिंब की ओर। जबकि आभासी प्रतिबिंब होता है उसके लिए दर्पण प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव होती है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के कहाँ बनता है? पीछे। तो ये साइन कन्वेंशन सिस्टम को अपन को यूज करना है, ये चिन्ह परिपाटी। एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको ये बताया कि दर्पण में दूरी का मापन सदैव किससे किया जाता है? ध्रुव से। आपको ध्रुव से चलना प्रारंभ करना।
आपतित प्रकाश किरण की दिशा की सभी दूरियां पॉजिटिव होती है, जबकि आपतित प्रकाश किरण की दिशा के विपरीत दिशा की दूरियां नेगेटिव। मुख्य अक्ष के ऊर्ध्वाधर ऊपर की दूरियां कैसी होती है? पॉजिटिव। और मुख्य अक्ष के ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर दूरियां होती है, वो कैसी होती है? नेगेटिव। अवतल गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, जबकि उत्तल गोलीय दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। दर्पण से बिंब की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी नेगेटिव होती है, जबकि आभासी प्रतिबिंब की दूरी कैसी होती है? पॉजिटिव। क्योंकि आभासी प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के कहाँ बनता है? पीछे। और वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के कहाँ? सामने। तो यह था अपना साइन कन्वेंशन। एक छोटा सा पॉइंट और ले रहे हैं, पॉइंट अपना रहेगा इंपॉर्टेंट। देखो, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध टॉपिक को समझना। आपको ये बता रहा हूँ, ये माना एक अवतल गोलीय दर्पण है, ये एक अवतल गोलीय दर्पण है जिसकी आंतरिक सतह है वो परावर्तक सतह है, जबकि बाह्य इस पर पॉलिश की गई। अपन को फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध ज्ञात करना। ये ए, पी और बी ऐसा ले लिया मैंने, ठीक है। गोलीय दर्पण के पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है उसको अपन बोलते हैं ध्रुव। ये इसका पोल है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होगा उसका केंद्र इस गोलीय दर्पण का कहलाएगा वक्रता केंद्र। तो ये ध्रुव है और ये सपोज करो इसका वक्रता केंद्र है। तो ये वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होगा उसका केंद्र, इस गोलीय दर्पण का कौन सा केंद्र कहलाता है? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली अक्ष होती है वो गोलीय दर्पण की कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। अब मैंने आपको बताया कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी इस गोलीय दर्पण की कहलाती है वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या हो गई पीसी, क्योंकि दूरी का मापन किया जाता है वो ध्रुव से किया जाता है। तो वक्रता त्रिज्या इसकी हो गई पीसी, और पीसी की वैल्यू कितनी हो गई? आर। अपन को संबंध ज्ञात करना है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध। मान लीजिए एक वस्तु से एक प्रकाश किरण आप आ रही है, ये एक प्रकाश किरण है, ठीक है। इस प्रकाश किरण को अपन जो भी नाम देना चाहिए, मान लीजिए ये प्रकाश किरण है पी अपन ने वहां ले रखा है आर क्यू, कुछ भी नाम दे दो। ये आपतित प्रकाश किरण, ये आपतित प्रकाश किरण आर इस अवतल गोलीय दर्पण एपीबी के किस बिंदु पर आपतित हो रही है? क्यू। तो क्यू बिंदु से आपतित होगी तो परावर्तन होगा, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किस फोकस से गुजरती है? मुख्य फोकस। तो यहां देखो ये आर क्यू आपतित किरण, क्यू एफ परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर यह प्रकाश किरण आपतित होगी उस बिंदु पर अपन एक खींचेंगे लंब, और वो लंब उस बिंदु पर कहलाता है अविलंब। तो इस क्यू बिंदु पर अविलंब हो गया क्यूसी। आपतित प्रकाश किरण और अविलंब के मध्य बनने वाला कोण कहलाता है आपतन कोण, और इसको मैंने किससे लिखा? आई। और अविलंब और इस परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला जो कोण है यह कहलाएगा परावर्तन कोण, इसको मैं किससे लिखूंगा? आर। लेकिन परावर्तन का नियम कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? समान। तो आई इक्वल है आर के, तो यहां पे मैं कितना लिख सकता हूं? आई, ठीक है। तो ये आर क्यू सी, ये तो आपतन कोण है, सी क्यू एफ ये परावर्तन कोण है।
लेकिन परावर्तन के नियम से अपन लिख सकते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, एक समान। अब देखो अपन को संबंध चाहिए P पोल है, F मुख्य फोकस है, तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी तो कहलाती है फोकस दूरी, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या, और अपन को संबंध चाहिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य। इसको संबंध याद करने के लिए यहां से देखो एक कोण QCP, QCP कोण QCP, QCP इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं QCP। QCP की वैल्यू यहां से अपन ये लिख सकते हैं RQCP, ये कोण आई होगा, ये कोण भी कितना होगा I, एकांतर कोण की स्थिति से RQCP, ये कोण अगर I होगा तो ये कोण भी कितना होगा I, किस कोण की स्थिति से, एकांतर। तो कोण QCP इक्वल होगा कोण RQC, और ये होगा कितना I, और ये अपन ने लिखा अल्टरनेट एंगल, किस कोण की स्थिति से, एकांतर कोण की स्थिति से, ये अपन एकांतर कोण की स्थिति से लिख दिया। अब देखो माना Q बिंदु से दर्पण के मुख्य अक्ष पर, यह मुख्य अक्ष है, इस Q बिंदु से दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक लंब डालते हैं अपन QM, ये, और ये कोण होगा 90 डिग्री का, तो मुख्य अक्ष पर लंब कौन सा डालते हैं, QM डालते हैं। अब देखो जैसे ये लंब डालेंगे तो बताओ ये कोण कितना होगा, देखो ये I और ये I, तो I प्लस I कुल कितना हो गया 2I, तो कोण QFM ये भी कितना होगा 2I, और ये अपन ने लिखा है एकांतर कोण की स्थिति से, तो इस पर लंब डाला अपन ने QM, तो कोण QFM इक्वल होगा कितना 2I, और ये किसके इक्वल होगा, कोण RQ और FM, RQFM इसकी वैल्यू I प्लस I की कितनी होगी 2I, तो ये भी कितनी होगी 2I, और ये भी होगा किस कोण की स्थिति से, एकांतर कोण की स्थिति से। अब अपन को संबंध चाहिए इस फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य, इनके मध्य संबंध चाहिए। तो देखो फ्रॉम रे डायग्राम, किरण चित्र से बताओ इस किरण चित्र में कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। ये लंब डाला गया तो एक समकोण त्रिभुज तो हो गया QCM, और एक समकोण त्रिभुज हो गया QFM, तो QCM और एक समकोण त्रिभुज हो गया QFM। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं समकोण त्रिभुज, और सबसे पहले मैं समकोण त्रिभुज ले रहा हूं, देखो QCM, तो समकोण त्रिभुज QCM से इससे वैल्यू याद करते हैं, तो ये देखो थीटा, थीटा के सामने भुजा क्या कहलाएगी, लंब, तो लंब तो हो गया QM, Q से इसका कर्ण और M से इसका क्या हो गया आधार, तो समकोण त्रिभुज QCM में tan थीटा की वैल्यू याद कर लो, थीटा की जगह कितना I, और tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बट्टा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो है इसमें QM और बेस इसमें हो गया MC, तो QM अपॉन इसको लिख सकते हैं अपन MC, तो tan I इज इक्वल टू QM अपॉन MC। लेकिन अपन ये बताया I के अति अल्प होने पर तो थीटा बहुत छोटा होता है,
तो tan थीटा की वैल्यू लगभग इक्वल होगी किसके, आई। तो यहाँ tan आई की वैल्यू इक्वल होगी किसके, आई। यहां से अगर इसकी जगह आई लिखता हूं तो आई इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम सी। इसको अपन दे रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो tan आई की जगह अपन ने आई लिखा, आई इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम सी, और क्यू एम अपॉन एम सी को अपन ने इक्वेशन नंबर दे दिया कौन सा, फर्स्ट। अब देखो दूसरा इसमें समकोण त्रिभुज बन रहा है क्यू एफ एम, क्यू एफ एम। तो समकोण त्रिभुज क्यू एफ एम। दूसरा समकोण त्रिभुज अपन ने लिया क्यू एफ एम। इसमें tan थीटा की वैल्यू याद करो, tan थीटा की जगह आएगा 2i, tan 2i। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो हो गया इसमें क्यू एम और बेस इसमें हो गया एम एफ। तो क्यू एम अपॉन एम एफ, ये इक्वेशन नंबर, या एक बार इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो 2i के अति अल्प होने पर, थीटा के अति अल्प होने पर tan थीटा की वैल्यू इक्वल होती है थीटा के, तो tan 2i की वैल्यू इक्वल होगी किसके, 2i। ये कंडीशन यहां लगाते हैं तो 2i इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम एफ। इसको इक्वेशन नंबर दे रहा हूं मैं कौन सी, सेकेंड। अब समीकरण नंबर 2 में i की जगह अपन मान लिखते थे किससे, समीकरण नंबर 1 से। तो अब देखिएगा इसको, समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर, तो वैल्यू पुट करो इसमें। जैसे ही वैल्यू पुट करते हैं अपन, तो देखो 2i, 2i की जगह अपन लिख सकते हैं क्यू एम अपॉन एम सी, और इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन, इसको अपन लिख सकते हैं एम एफ। देखो क्यू एम से क्यू एम क्या हो गया, कैंसिल आउट। क्यू एम से क्यू एम कैंसिल आउट हो गया, तो 2 अपॉन एम सी इज इक्वल टू 1 अपॉन एम एफ। 2 अपॉन एम सी इज इक्वल टू 1 अपॉन एम एफ। अब आपको बताया कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी तो कहलाती है फोकस दूरी, और गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी कौन सी त्रिज्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। लेकिन एम एफ और एम सी का नहीं पता। लेकिन जब इस गोलीय दर्पण का रैखिक त्वरक छोटा होता है, लीनियर अपर्चर कम होता है, और जैसे यहां से लंब डालेंगे तो एम पी के अति निकट होगा, तो एम को अपन पी पर संपातित मान सकते हैं। तो इसमें अपन ये लिख सकते हैं चूंकि बिंदु एम पी के अति निकट है, बहुत ही नजदीक है, अर्थात बिंदु एम पी पर संपाती है। बिंदु एम पी पर क्या है, संपाती। तो एम को क्या कंसिडर करने पर, पी, और पी कंसिडर करेंगे तो 2 अपॉन पी सी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी एफ। अब देखो P तो हो गया पोल, F हो गया मुख्य फोकस, और C हो गया वक्रता के अंदर। तो ध्रुव और वक्रता के अंदर के बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। तो 2 और PC की जगह अपन लिख सकते हैं कितना, R। और PF है वो इस गोलीय दर्पण की कौन सी दूरी, फोकस। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, F। तो 2 अपॉन R इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन F। अब अपन को वैल्यू चाहिए यहां से किसकी, F की। तो जैसे अपन F की वैल्यू निकालते हैं तो F या R इज इक्वल टू 2F। अतः गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है वो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की कितनी, दुगुनी।
और यहाँ से f की वैल्यू निकालते हैं तो f इज इक्वल टू r/2। अतः छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये कई बार पूछा गया। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की कितनी, आधी। ये दो टॉपिक अपने इंपॉर्टेंट थे। तो किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी। थैंक यू। बाकी अपन पढ़ेंगे कल।